हम लोग शुरू करने वाले हैं राष्ट्रीय आय, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है नेशनल इनकम। और ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रांच है, जिसको कि हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। और आप लोग कंटिन्यूअसली ये टर्म सुनते रहते होंगे कि देश की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ हो रहा है, देश की जीडीपी है उसमें फॉल हो रहा है। तो आखिरकार ये चीज़ें होती क्या हैं? जब हम जीडीपी की बात करते हैं, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, और कंटिन्यूअसली ये आप टर्म सुनते रहते होंगे सकल घरेलू उत्पाद की बात, क्योंकि ये हमेशा आपका तिमाही के लिए जो है वो डेटा जारी किया जाता है Q1, Q2, Q3, Q4 में कि देश की जीडीपी में कितना % इंक्रीज हो गया, देश की जीडीपी में इतनी कमी हो गई, भारत की अर्थव्यवस्था क्यों गिर रही है। इस तरह का प्रश्न लगातार उठता रहता है। तो आखिरकार ये होता क्या है भाई, आज हम लोग जानेंगे। और ये राष्ट्रीय आय जो है नेशनल इनकम, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं इन चीज़ों को। तो जब हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नेशनल इनकम, तो इसका मतलब क्या होता है? तो जो आपका एक ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जैसे इंडिया का एक टेरिटरी है, तो इस टेरिटरी के अंतर्गत भारतीय जो भूभाग है उसके अंतर्गत जो भी क्रियाएं हो रही हैं, जो आर्थिक क्रियाएं हैं, चाहे तो वो प्राथमिक क्षेत्र में हो रही हो, प्राथमिक क्षेत्र इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी सेक्टर, चाहे वो द्वितीयक क्षेत्र में हो रही हो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, चाहे वो तृतीयक क्षेत्र में हो रही हो, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर। तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है और तृतीयक क्षेत्र है। तो किसी भी देश के भूभाग में जब किसी जो आपका तीनों ही क्षेत्र है, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीयक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, तो यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है, आर्थिक क्रियाएं चल रही हैं, उससे जो आय उत्पन्न होती है, इनकम का जो जनरेशन होता है, तो उसको जब हम काउंट करते हैं तो डेट इज नेशनल इनकम। मतलब कि जो प्राथमिक क्षेत्र में इनकम हो रहा है, और प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र का मतलब हो गया कृषि से हो रहा है आय, चाहे पशुपालन से हो रहा है, एक्चुअली जो आपका रॉ मटेरियल से अपना काम चल रहा है। और द्वितीय क्षेत्र में है कि जब उस रॉ मटेरियल्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में, तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो आय होती है उसको हम लोग द्वितीय क्षेत्र से आय बोलेंगे। और इसी तरह से जो सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई डॉक्टर आपको सेवा दे रहा है, बैंकिंग का जो पर्सनल है वो आपको सेवा देता है, एक लॉयर जो है वो आपको सेवा देता है। तो इस प्रकार से जहाँ सेवाओं को दिया जाता है उसको तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो जो भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है आइदर प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में या टर्शियरी सेक्टर में, और तीनों ही सेक्टर से जो इनकम जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम या राष्ट्रीय आय। और ये आपका जब हम काउंट करते हैं नेशनल इनकम को, तो एक अकाउंटिंग ईयर में इसको हम काउंट करते हैं। और अकाउंटिंग ईयर आपका कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है वो आपका अकाउंटिंग ईयर कहलाता है। तो एक निश्चित समय में, एक अकाउंटिंग ईयर में, किसी देश के भूभाग में जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का जब हम समाकलन करते हैं, उसको जब हम जोड़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है। तो ये आपका एक बेसिक सा डेफिनेशन है। अब इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उसको हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय के कौन कौन से कंपोनेंट है। अब जब हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो आपको बेसिक डेफिनेशन मैंने कहा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रहा है उसको कहते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम वो चीज आपका भारत के घरेलू भूभाग में हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो क्लोज्ड इकोनॉमी है। अगर हम क्लोज्ड इकोनॉमी हमारी होती, क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब हो गया बंद अर्थव्यवस्था। अब बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? बंद अर्थव्यवस्था का मतलब हो गया कि भारत का किसी भी दूसरे देश के साथ किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं है। हम अपनी सीमाओं के अंदर ही बंधे हुए हैं। हमारा जो भी उत्पादन होता है
वो हमारे टेरिटरी के अंतर्गत हो रहा है, इससे बाहर नहीं होता है। लेकिन आज की जो अर्थव्यवस्था है, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है, उसमें हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसका दूसरे देश के साथ संपर्क नहीं है। तो वर्तमान का जो समय है वो ओपन इकोनॉमी का दौर है, मतलब हमारा जो रिलेशंस है, इकोनॉमिक रिलेशंस, वो दूसरे राष्ट्रों के साथ भी है। तो इसीलिए जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो आपके घर में जो इनकम हो रहा है, जो घरेलू उत्पाद हो रहा है, उसके साथ साथ हम उसमें ऐड करते हैं कि नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, मतलब कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं और कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इसका जो डिफरेंसेस आता है उसको हम नेट एक्सपोर्ट्स बोलते हैं। तो इसलिए नेशनल इनकम का अर्थ हो गया कि जो आपका घरेलू क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है उससे जो आय बनती है वो, और प्लस नेट एक्सपोर्ट्स आपका कितना है, दूसरे देशों से आदान प्रदान कितना है, कितना आपने आयात किया, कितना आपने निर्यात किया। अगर आयात ज्यादा होगा, अगर आयात निर्यात से ज्यादा होगा, इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो देश की जो राष्ट्रीय आय है वो देश की घरेलू आय से कम होगी। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो है वो राष्ट्रीय आय घरेलू आय से ज्यादा ही होती है, वो डिपेंड करता है कि इंपोर्ट देश का कितना है और एक्सपोर्ट देश का कितना है। तो अभी हम देखेंगे कि आप कई बार ये टर्म देखते होंगे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, या फिर एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। इस प्रकार का टर्म आते रहता है और वो आपको कंफ्यूज करता होगा कि ये मार्केट प्राइस क्या होता है, ये फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, ये जीडीपी क्या है, ये एनडीपी क्या है। तो इसको भी हम लोग अभी समझने का प्रयास करेंगे कि ये जीडीपी क्या होता है एट द मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो जब मार्केट प्राइस की हम बात करते हैं तो दिस इज फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो अब ये फैक्टर कॉस्ट क्या है, सबसे पहले इसको हम समझ लें। तो आप जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो काम करता है, जो उत्पादन के साधन है, जैसे आपका लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है, ये उत्पादन के साधन है। अगर हमको किसी चीज का उत्पादन करना है तो इसके बगैर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं। हमको भूमि की जरूरत पड़ती है, इसलिए लैंड है आपका उत्पादन का साधन। हमको श्रमिक की जरूरत पड़ेगी तो श्रमिक चाहिए, कैपिटल चाहिए, पूंजी चाहिए हमको, और इंटरप्रेन्योर मतलब एक उद्यमी चाहिए। अगर ये चार चीजों का गठजोड़ हमारे पास होता है तब जाकर के हम उत्पादन कर सकते हैं। तो लैंड को क्या मिलता है, लैंड को रेंट दिया जाता है। अगर आप मान लीजिए नॉर्मली आप कहीं दूसरे शहर में जाते हैं और किसी के यहाँ रहते हैं तो आप उसको रेंट देते हैं, तो इसी तरह से जब आप किसी का लैंड यूज कर रहे हैं तो आपको फ्री में नहीं देगा। तो लैंड को क्या मिलता है इकोनॉमिक टर्म में, उसको रेंट मिलता है। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, जिसको कि मजदूरी बोलते हैं हिंदी में। कैपिटल को क्या मिलेगा, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये जो आपका लैंड को रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, तो इसी को हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब हो गया उत्पादन लागत। तो उत्पादन करने वाला कौन है, उत्पादन करने वाला लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, इंटरप्रेन्योर है। तो ये जो उत्पादन करने वाले हैं उनको जो पैसा हम दे रहे हैं दैट इज कॉस्ट। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका कुछ कॉस्ट जनरेट हो रहा है, तो उसी कॉस्ट की जब हम बात करते हैं तो दिस इज फैक्टर कॉस्ट। तो जब आपका किसी भी चीज का उत्पादन किया जाता है तो फैक्ट्री गेट के बाहर जब तक वो नहीं आता है तब तक जो उसका मूल्य हुआ दैट इज फैक्टर कॉस्ट। और जैसे ही वो फैक्ट्री गेट के बाहर सामान आता है तो उस पर कई प्रकार का टैक्स लगाया जाता है, जैसे जीएसटी है। पहले आपका बहुत प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्सेस था, लेकिन अब इसको सबमर्ज कर दिया गया है और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बोलते हैं। इसके बाद आपका कस्टम ड्यूटी लगता है। तो इस तरह के कई प्रकार के उस पर टैक्स लेवी किए जाते हैं, जिसके कारण उस वस्तु का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। तो जब हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो हम इंक्लूड करते हैं जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। केवल हम यहाँ पे टैक्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसमें एक टर्म है इंपॉर्टेंट दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स की हम बात करते हैं। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब ये हो गया कि जैसे सरकार आपको टैक्स लगाती है सेवाओं पर, वस्तुओं पर सरकार टैक्स लगा रही है, जीएसटी लगा रही है, कस्टम ड्यूटी लगा रही है, तो उसी तरह सरकार जो है वो आपको कई प्रकार की छूट भी प्रदान करती है, जो कि हो सकता है कि डायरेक्टली आपको सब्सिडी ना मिले लेकिन फैक्ट्री वाले को ही दे दिया। जैसे कि सरकार ने कहा, किसी चीनी मिल वाले को सरकार ने कहा कि देखिए जो आपका मूल्य है चीनी का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जा रहा है, मतलब हमारा जो कस्टमर है, हमारे देश की जो जनता है वो उसको खरीद नहीं पाएगी। तो वैसे केस में सरकार क्या करती है कि चीनी मिलों को उसने डायरेक्ट सब्सिडी प्रोवाइड करा दिया कि आप प्रति केजी जो आप बेचेंगे उसमें से आप 10 रुपया कम कर दीजिएगा, और वो जो 10 रुपया आप कम कर रहे हैं वो आपको हम आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इससे मिल वालों को दिक्कत नहीं है, अगर गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है तो फिर उसको क्या प्रॉब्लम है 10 रुपया कम करने में। तो ये जो आपका राहत मिलता है सरकार की तरफ से उसको हम सब्सिडी बोलते हैं। तो जब टैक्स माइनस सब्सिडी हम करते हैं, जो सरकार टैक्स लगाती है वो ऐड होता है प्राइसेस में। अगर मान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट किसी वस्तु का टोटल 30 रुपीज हो रहा है और सरकार ने टैक्स लगा दिया 10 रुपये का, तो वो कॉस्ट 40 हो जाना चाहिए था, लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं 40 रुपीज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो फैक्ट्री वाले को सरकार ने सब्सिडी के रूप में 10 रुपया दे दिया, तो अल्टीमेटली आपको वो 30 रुपीज में मिलेगा, दैट इज मार्केट प्राइस। तो इसीलिए टैक्स माइनस सब्सिडी, जो सरकार राहत दे रही है सब्सिडी के रूप में उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, और जो आपका टैक्स के रूप में चार्ज करते हैं उसको प्लस किया जाता है। तो जब मार्केट प्राइस की बात करते हैं, बाजार मूल्य की हम जब बात करते हैं, तो उसका अर्थ होता है कि जो उत्पादन लागत लगा है और उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हम जोड़ देते हैं, तब जाकर के हम मार्केट प्राइस प्राप्त करते हैं। तो ये आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का कॉन्सेप्ट है। अब इसी तरह आप देखते होंगे जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जीडीपी है, इधर लिखा हुआ है, इधर एनडीपी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में अंतर क्या है। सपोज कीजिए दोनों फैक्टर कॉस्ट की है, आपको हमने फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस बता दिया है, तो सपोज कर लीजिए कि दोनों जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जब हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो इसका जो टोटल एब्रिविएशन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन दोनों के बीच में एक सामान्य सा अंतर होता है कि जब भी आप ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन को घटाइएगा तो आप पहुंच जाइएगा नेट पे। तो कई बार आपको जब आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें इस तरह का न्यूमेरिकल्स देता है जहां पे जीडीपी दिया रहेगा, आपको फाइंड करना रहेगा कि इसका एनडीपी क्या है, तो उसमें आपको देखना है कि वहां पे डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन मतलब होता है ह्रास, गिरावट, जो आपका घिसावट होती है। जैसे आपने आज से 10 साल पहले कोई टीवी सेट खरीदा था 15,000 में, तो अगर हम देखेंगे कि उसका मूल्य तो एक्चुअल में 15,000 था, लेकिन ये वो 10 साल पहले था। अभी आप जब आपने उस टीवी सेट का जब यूज कर लिया तो आज के डेट में उस टीवी का मूल्य जो है वो 15,000 रुपया नहीं है, उसके मूल्य में कमी हुई है ड्यू टू यूज। जो उसमें घिसावट आई है उसके कारण उसके मूल्य में गिरावट आ जाती है, तो उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जब भी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटाया जाता है तो वहां से हम नेट प्राप्त करते हैं। तो ये कुछ, इसके बाद फिर अगर एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में जानना जरूरी है, वो है ट्रांसफर पेमेंट्स। जो हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे आगे की, एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, फैक्टर मेथड क्या होता है नेशनल इनकम निकालने का, तो उसको जानने के पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको वो क्लियर होना चाहिए, जिसमें कि मार्केट प्राइस था, फैक्टर कॉस्ट था, डेप्रिसिएशन था, और एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स। तो जब हम ट्रांसफर पेमेंट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं यूनिलैटरल पेमेंट्स की।
अब ये यूनिलेटरल पेमेंट्स क्या है? यूनिलेटरल पेमेंट्स ये हो गया कि सरकार सपोज कीजिए कि आपको कोई स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है, जहां पे आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, जहां पे आपके द्वारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, बल्कि गवर्नमेंट को आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ रहा है। कोई भी ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके एवज में आप कुछ करते नहीं हैं, आपको सपोज कर लीजिए वो फ्री में जो पैसा मिल रहा है, तो उसको हम लोग यूनिलेटरल पेमेंट या एक तरफा पेमेंट बोलते हैं, तो उसी को ट्रांसफर पेमेंट इकोनॉमिक्स में बोला जाता है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है, और इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम स्टार्ट करेंगे कि नेशनल इनकम मेजरमेंट का वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। थैंक यू।